नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल यानी जिसको कि आप NCJCM के नाम से जानते हैं, उनकी ओर से आयोग को अपना 51 पेज यानी 51 पेज का मेमोरेंडम जो है तय समय से पहले भेज दिया गया है। अब JCM ने क्या क्या बड़ी मांगे रखी हैं, कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, जानने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। शुक्रिया विशाल, बड़ी खबर के साथ आज हम हैं। जी, तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 51 पेज के मेमोरेंडम की, इसके बाद चर्चा करेंगे ईरान जंग के असर की और अंतिम में चर्चा करेंगे गोल्ड ETF की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मैडम, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर 8th पे कमीशन का जो इंतजार कर रहे हैं लोग, सैलरीड हों, पेंशनर्स हों। सीधे कहा जा रहा है कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर था उसमें सीधे एक अंक जोड़ दीजिए। सीधे अब बात हो रही है 3.8 की। क्या है लेटेस्ट अपडेट? ओवर टू यू। बिल्कुल विशाल, आपने तो इस खबर के हर पहलू को ग्राउंड पर जाके रिपोर्ट किया है, उससे जुड़े लोगों से बात किया है। और अब देखिए, ये जो है सबसे बड़ी मांग, ये ना बम्पर मांग फिटमेंट फैक्टर की जो सबसे बड़ी मांग कर रही है NCJCM जो स्टाफ साइड है, वो कह रही है कि भाई इसको 3.83 आप कर दीजिए फिटमेंट फैक्टर को। वजह इन्फ्लेशन, वजह बढ़ता हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग, वजह है सैलरी स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो गई है, वजह है कि इन्हें चाहिए रिटायरमेंट सिक्योरिटी। इन 3 वजहों से वो कह रहे हैं कि इसे सीधा 3.83 का फिटमेंट फैक्टर करना चाहिए सरकार को। ये इनकी डिमांड है। और इससे क्या होगा, आप सोचिए, जो बेसिक सैलरी जो 18,000 है वो सीधे सीधे 69,000 पर पहुंच जाएगी अगर 3.83 जो इनका प्रपोजल है या इनकी जो डिमांड है उसे माना जाता है। इससे पहले हमने अलग अलग आवाजें उठती हुई देखी, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की मांग है। हमने देखा ट्रेड जो यूनियंस हैं उन्होंने कुछ 3.0 की बात की, 3 से ऊपर की बात की थी। FNPO जो थे, बिल्कुल, उन्होंने मांग की, उन्होंने कहा था 3.0, कुछ एम्प्लॉय ग्रुप्स ने कहा था 3.25। लेकिन इन सब को पीछे छोड़कर यहां पर जो स्टाफ साइड का जो JCM है, जॉइंट कमेटी है, उन्होंने अपने प्रपोजल में कहा है कि हमें 3.83 चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, सैलरी स्ट्रक्चर एक जमाने से वैसे ये चले आ रहे हैं, रिटायरमेंट की सिक्योरिटी चाहिए। तो करीब जो है 49 लाख एम्प्लॉयज, सर्विंग एम्प्लॉयज और 75 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए ये खबर बहुत बड़ी है जो इनकी मांग है। सरकार इसे मानेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिटमेंट फैक्टर को सीधा आप सोचिए 18,000 की बेसिक सैलरी 69,000 पर चली जाएगी। फिर जो अलग अलग पे स्केल हैं उन सब में हमें ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करते हैं ना जो मौजूदा सैलरी है उससे, तो वो मल्टीप्लाई इफेक्ट हमें हर लेवल पर देखेगा। पे स्केल 1 में मैं बता रही थी कि 18,000 से 69,000 और बाकी सब में हम इसी तरह से बढ़ते हुए इसे देखेंगे। पे स्केल 1 सबसे लोअर वाला जो स्केल है वो मैंने पिक करके बताया है, लेकिन सारे ही में रिविजन हम होते हुए देखेंगे। प्लस इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इनकी मुझे डिमांड लगी कि छुट्टियों को लेकर इन्होंने जो डिमांड की कि भाई घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी छुट्टी के लिए फैमिली यूनिट का साइज भी बढ़ाने की मांग की है। 5 यूनिट जो पहले 3 हुआ करता था, जिसमें कि पेरेंट्स को शामिल किया जाए और पेरेंट्स की खराब सेहत की देखभाल के लिए अलग से छुट्टी जो है उन्होंने मांग की है। एक और अलग हटकर छुट्टी की डिमांड है इसमें, वो है सोशल ऑब्लिगेशन लीव, SOL, कि घर में कोई पारिवारिक कोई फंक्शन है, कहीं जाना है तो SOL लीव की वो मांग कर रहे हैं। किसी की देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोनों तरह से। तो और रिटायरमेंट के लिए इनका कहना है OPS को तो या तो आप बहाल कीजिए, जी हाँ, OPS वापस लेकर आइए वाली जो डिमांड है मैडम वो अभी भी बरकरार है। इसके अलावा मैडम आपको थोड़ा आराम देते हैं, लेकिन सालाना जो है वेतन वृद्धि का भी जो है सुझाव दिया हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो मौजूदा 3% है उसको बढ़ाकर 6% करने की मांग है। लेवल्स को जो है, पे लेवल्स जो है उनको भी मर्ज करने का भी जो है वो सुझाव दिया गया है। इसके अलावा HRA जो है उसको 40% रखने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। अब खाने पीने के खर्च पर भी जो है वो बदलाव करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मैडम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जो आपने बात अपनी संबोधन में कही थी कि विशाल इट इज़ नॉट फीजिबल, क्योंकि इसके पहले भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय साफ लिखा हुआ था सरकार की तरफ से कि थोड़ा जो है फिस्कल हालात को भी देखिए, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ईरान इजराइल का वार, और जिस तरह से अभी तक हमारे साथ जो है इंडिया US ट्रेड डील भी नहीं हुआ, तो अभी पूरा मूड माहौल जो है गड़बड़ाया हुआ है। वैसे बीच में कहा गया था कि लिखा गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस
कॉन्फ्रेंस में कि थोड़ा देखिए कि फिस्कल हेल्थ क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, तमाम चीज़ों को बोला गया था। उसको भी दरकिनार कर उसके बाद जो है 3.83 का डिमांड करना, इसको आप कितना फीजिबल मानती हैं? फीजिबल मुझे तो नहीं लगता सरकार इसको जो है इस लेवल पर लेकर आएगी। हालांकि कहा हमने देखा था 7th पे कमीशन की अगर मैं बात करूं तो 2.57 था। आप सोचिए 2.57 से 3.83 जैसा जंप क्या सरकार अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी जो मैं पढ़ रही थी। कोटक म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट में कुछ नंबर्स जो मेरे सामने आए, उनका कहना है कि अगर 8th पे कमीशन में जब इस तरह से अगर रोल आउट किया जाएगा पैसा, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पे आउट में सरकार पर जो है 3.7 से लेकर 3.9 लाख करोड़ का बोझ हर साल बढ़ सकता है। और ये तब है मैडम, ये जब 2.86 या 3 के आसपास की बात हो रही थी, तब कहा जा रहा है कि 4 लाख करोड़ का बोझ लेकिन पड़ेगा। अगर हम इस 4 को कर दिए, इस वाले को माने उनके प्रपोजल को, तो देखिए इस पे जीडीपी पे जो डेट लगेगा वो है 1.1 to 1.2% ऑफ इंडिया जीडीपी रफली ये बनता है। अगर मैं पीछे थोड़ा सा हम रिवाइंड करें, जैसे मैंने कहा कि 7th पे कमीशन में 2.57 का जो था वो फिटमेंट फैक्टर था, तो 7th पे कमीशन की हम बात करते हैं। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो उस फाइनेंशियल ईयर 2016 की हम बात करते हैं, तो वो जीडीपी का 2.6% हुआ था, और 2017 में जब 7th पे कमीशन लागू हुआ तो ये 2.6% सीधा बढ़ करके इसमें 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी और वो 3% हो गया था। ठीक है, इसी तरह अगर 6th पे कमीशन, इससे भी हम अगर पुराने वाले में जाएं, जब वहां पर भी जब 6th पे कमीशन लागू हुआ 2009 में, तब इसी तरह से जीडीपी का जो 2% ऑफ जीडीपी हुआ करता था वो बढ़ करके 2.8% हो गया। तो क्या सरकार इसको अफोर्ड कर सकती है? अब आपने जैसे कहा बदला हुआ पूरा माहौल है, इंपोर्ट बिल बढ़ने की चिंता, क्रूड महंगा होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, हम अपने फ्यूल, ऑयल, गैस सभी ज़रूरतों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सरकार एक और इस तरह का कदम उठा सकती है? उनके पास क्या वो फिस्कल स्पेस है? ये है बड़ा सवाल। देखिए, मांगने को और मांग तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन सरकार भी तो, आप मुझसे कुछ भी आज पैसे मांग सकते हैं, पर मुझे भी तो अपना पर्स देखना होगा, मेरा पर्स कितना आपको दे सकता है, उसी हिसाब से मैं दूंगी ना। तो सरकार को भी अपना बटुआ तो टटोलना पड़ेगा, और टटोलती ही है सरकार और टटोलेगी ही। मुझे लग रहा है 3.83 ज़रा ये मांग ऊंची हो गई है। आई एम श्योर, देखिए महंगाई से राहत सबको चाहिए, और इसके लिए एक तरह से अगर मैं इनकी तरफ से बात करूं तो ये जायज़ है मांग, भाई हमें राहत तो चाहिए महंगाई से, लेकिन क्या सरकार इसको देने की स्थिति में है? यहाँ पर मामला अटकता हुआ नजर आता है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जब 8th पे कमीशन, जैसे जब ये पे कमीशन लागू होते हैं और लोगों के हाथ में जब ज़्यादा पैसे जाते हैं ना, वो ज़्यादा खर्च करते हैं, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होती है जी। लेकिन आपको ज़्यादा पैसे दूं मैं खर्च करने के लिए, और यहाँ मैं अपने ऊपर बोझ बढ़ा लूँ, मेरा फिस्कल डेफिसिट का मैथ्स गड़बड़ा जाए, क्या ये सरकार ये रिस्क ले सकती है? ये है बड़ा सवाल यहाँ पर। चलिए मैडम, अब कुछ थोक महंगाई के जो आंकड़े भी आए हैं वो भी बड़े चिंताजनक है मैडम। 38 महीने में सबसे ज़्यादा है, मार्च में ये जो है 3.88% पर पहुंच गई है, जबकि फरवरी में अगर बात की जाए तो ये 2.13 के आसपास था। तो अभी अगर महंगाई के भी अगर मोर्चे पर देखें तो थोड़ी जो है दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के अलावा मैडम एक और बोझ की जो आपने बात कही थी मैडम, खुल के आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब ये तो हुआ कि भाई 3.83%, मतलब मोटा मोटी लगाए कि 4% के आसपास का, मतलब अब 4 गुना आपने कर ही दिया है बात। अब 20,000 का माल है तो उसको 4 गुना करेंगे तो 80,000 तो आसपास ऐसे पहुंच गया। अब इसी के साथ एक और मतलब पेज है इसमें मैडम, एरियर वाला पेज। अभी तो आप 18 महीने का समय मांग रहे हैं, 12 महीने और जोड़ लीजिए उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कराने में, नॉट ओनली ऑन द सेंटर बट ऑन द स्टेट्स भी, क्योंकि स्टेट भी हूबहू उसकी रेप्लिका को लागू करेंगे नहीं करेंगे तो अच्छा खासा भी समय, 2-3 साल भी लग ही जाएंगे। उसके बाद आपको एरियर देना है 1 जनवरी 2026 से, तो ये तो पैसा आपको बोझ पड़ेगा ही, प्लस एरियर देने में भी जो है आप हालत खराब होने वाली। बिल्कुल, पिछला भी तो आपको देना होगा ना। 2026 से आपने कहा कि ये लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, तो 2026 से जब लागू होगा तो अरियर्स का बोझ भी सरकार पर पड़ने वाला है। तो लबोलुबाब यही है कि क्या सरकार अफोर्ड कर सकती है? पैसा वो बढ़ाना तो चाहती है, लेकिन क्या ये जो मांग है ये उनके लिए
बहुत बड़ा बर्डन मुझे लग रहा है ये। मतलब फिटमेंट फैक्टर का ये नंबर अभी तक नहीं आया था 3.83। आपने इतनी तमाम स्टोरीज और बातचीत की, किसी ने कभी कहा 3.83? कभी नहीं मैडम, मैंने तो टॉप ब्यूरोक्रेट से भी बात कर ली, जो रिटायर्ड हैं उनसे भी बात की, उन्होंने किसी ने भी नहीं स्वीकारा। उन्होंने एक आदमी उसमें थे, उन्होंने कहा था कि विशाल जैसे कि ये तर्क सही माना जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 मिलता है तो चलिए उससे थोड़ा ऊपर दिया जा सकता है, लेकिन 2.86 से ऊपर, 3 से ऊपर किसी ने भी हामी नहीं भरे, क्योंकि उनका लंबा अनुभव होता है, वो ज़्यादा मैथमेटिक्स जानते हैं, वो ज़्यादा फिजिकल हेल्थ जानते हैं देश की, तो उन्होंने किसी ने हामी नहीं भरी थी। 2.25 के आसपास की बात चल रही थी, लेकिन सीधे 4 की डिमांड, 4 से थोड़ा सा नीचे 3.83 का फिटमेंट फैक्टर ये स्टाफ साइड को चाहिए। उनकी दलील है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, सैलरीज रिवाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम अगर फिटमेंट फैक्टर के अलावा देखें तो उन्होंने सैलरी रिविजन, पे स्केल, मर्जर, इन सब की बात कही है, जो मुझे कई हद तक बहुत सही लग रही है। पर मुझे लग रहा है फिटमेंट क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि भाई हमें डिजिटल अलाउंसेस चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें मैं बिल्कुल सही मानती हूँ। SOL, सोशल ऑब्लिगेशन लीव चाहिए, पटर्निटी लीव की मांग की गई है, मटर्निटी लीव की मांग की गई है, घर के यूनिट को बढ़ाने की बात की गई है कि भाई अगर एक दंपत्ति है, एक बच्चा है, तो उसके साथ उनके माता पिता भी जो हो, जो वर्किंग क्लास है, उनके पेरेंट्स को शामिल किया जाए, उनकी तबीयत खराब हो तो उनकी देखभाल के लिए छुट्टी मिले। थम्स अप। आई थिंक बहुत अच्छी डिमांड्स है आपकी कि प्रमोशंस को लेकर के, रिविजन्स को लेकर के, इंक्रीमेंट्स को लेकर के कि हर साल जो है एक रिव्यू और इतने जो वो मिले, पेंशन को रिवाइज करने हर 5 साल में उसको रिवाइज किया जाए। मुझे लगता है उनकी डिमांड बहुत जायज़ है, तर्क संगत है, लेकिन जो चीज़ तर्क संगत नहीं है वो मुझे फिटमेंट फैक्टर लग रहा है। अभी तो मुझे लगता है मैडम कि 2 बैरियर्स अभी हैं। एक तो है कि ये पूरे जो प्रस्ताव है ये जाएगा मैडम के पास, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो चेयरमैन है, उसके बाद वो जाएगा तर्क सरकार के पास। तो अब दोनों लेवल पर देखना होगा कि क्या वो लोग क्या कहते हैं, उनका पक्ष क्या आता है, ये भी देखना। लेकिन मैं सुनना चाहूँगा हमारे कमेंट बॉक्स में जो लोग हमें देख रहे हैं, आपका क्या पक्ष है? आपको लग रहा है ये 3.83 सही डिमांड है? और अगर सही है तो क्यों? और आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। और चलिए, मैडम की तरफ से मुझे भी आदेश मिला है कि बहुत जल्द जो है मनी 9 पर जो है NCJCM साहब के जो कन्वीनर हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश की जाए। तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि शिव गोपाल मिश्रा साहब का भी एक स्टेटमेंट आ जाए, वर्जन आ जाए, तो एक अच्छी खासी इंटरव्यू के लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया में तनाव से जो हालात पैदा हुए हैं उसके चलते आम भारतीयों का जो है घरेलू खर्च वो बढ़ रहा है। रसोई से लेकर कपड़े और घरेलू डिवाइसेस तक हर चीज या तो महंगी हो गई है या उनके दाम बढ़ने की आशंका जो है वो गहरा रही। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने एक साथ जो है कई चीज़ों को जो है पटरी से डिरेल कर दिया। अब क्या है पूरा मामला, वॉर पर क्या है ताज़ा अपडेट, पूरी बात को जो है मैडम से समझने की कोशिश करते हैं। ओवर टू मैम। अभी विशाल हमने टच पे किया था कि सरकार के पास कितना फिस्कल स्पेस है, और ये जो महंगाई है ये कहीं ना कहीं सरकार के फिस्कल स्पेस से मैं इस खबर को जोड़ना चाहूँगी। ईरान वॉर ने ऑयल को लेकर जो तांडव मचाया है, और हम इतना तेल आयात करते हैं तो आयातित महंगाई का डर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, आपके घर जो सामान आ रहा है, दुकानों में जो सामान की आवाजाही है वो महंगी हो गई, तो सामान भी महंगा हो गया। सामान या तो वो महंगा कर देंगे या उसका साइज कम कर देंगे, श्रिंक इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं वो कर देंगे। तो वही नज़र आ रहा है। WPI के होलसेल थोक महंगाई के आंकड़े हों, रिटेल महंगाई के आंकड़े हों, दोनों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और बहुत लंबे समय के बाद हम इस तरह का एक इंक्रीमेंटल इंडिकेशंस अब दिखने शुरू हो रहे हैं इकोनॉमी में। और मुझे लग रहा है इकोनॉमी के नंबर्स क्या, जब हम और आप बाहर सामान खरीदने जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वो पिंच हम भी महसूस कर पा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारे किचन के टेबल तक पहुंच चुका है। खाना महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, हम लोगों को पलायन देख रहे हैं, गांव जा रहे हैं, लकड़ी में लोग खाना बना रहे हैं। और ये इसका असर जो है ना ये लंबा रहता है। हमने तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की बात की है, दवाइयाँ भी महंगी हो सकती है, क्योंकि कुछ API सॉल्ट्स, कुछ सॉल्वेंट्स जो हैं जो बाहर से आते हैं, और
जो हॉर्मूज का चोक पॉइंट है वो हम सब के बटुए के लिए चोक पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। खाना पीना, दवाई, आपका ट्रैवल करना, सभी कुछ महंगा होते हुए नजर आ रहा है। और जो मेरी तरह पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों के अभी स्कूल के सेशन शुरू हुए हैं, हम सब ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारे स्कूल से हमें मेल्स आ चुके हैं कि भाई बच्चों की फीस भी बढ़ा दी गई है और लिखा है कि हमने एक बहुत मामूली सी बढ़ोतरी की है महंगाई की वजह से। ये तो खैर वो हर साल कर ही देते हैं, लेकिन देखिए महंगाई आपके अलग अलग दरवाजों से आपके घर में घुस रही है और यहाँ आपको बहुत जो है ये चुभने वाली बात है। और ये वॉर जितनी लंबी खिंचेगी, और जो मैं समझ रही हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ इकोनॉमिस्ट को, जर्नलिस्ट को, जो समझ में आ रहा है वो ये कि अगर आज रात को भी वॉर खत्म हो जाएगी ना विशाल जी, तब भी ये जो पेन है ये हमको लंबे समय तक झेलने के लिए तैयार रहना होगा। अपने फाइनेंसेस पर नज़र डालिए, जो गैर ज़रूरी खर्च हैं उनको थोड़ा कम कर दीजिए, जो ज़रूरी खर्च हैं उन्हें कीजिए, क्योंकि ये जो है ना महंगाई का दंश जो है ना ये हम पर पड़ते हुए सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। सरकार बार बार चिल्ला के कह रही है एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन वो पैनिक तो क्रिएट हो ही गया है ना। क्या अब वो जो सिलेंडर है वो कितने का मिल रहा है बाज़ार में? काला बाज़ारी में तो 5-6-7 हज़ार का मिल रहा था, लेकिन अभी भी अगर कम भी हो गया है तो कितने में कम हुआ है? आप बताइए कितने में कम हुआ है? अभी भी मेरे पास जो खबरें पहुंच कर आ रही हैं उसमें तो यही पता चल रहा है कि अभी भी सिलेंडर जो लेने जा रहे हैं उनको अच्छा खासा जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ महंगाई हर तरफ से अब हमारे ओर बढ़ रही है। और एक और महंगाई, मैंने बात की खाने पीने की, गैस की, पेट्रोल की, ट्रांसपोर्ट की, दवाई की, एक और महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। हालात ऐसे रहे तो आरबीआई भी जो है आपके ईएमआई को महंगा कर सकती है। रेट जो है हम बढ़ते हुए देख सकते हैं बहुत। अभी तो उन्होंने स्टेटस को बरकरार रखा है, लेकिन आरबीआई से भी अब रेट बढ़ोतरी की ओर आरबीआई को भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। चलिए ताज़ा अपडेट ये है मैडम कि एचयूएल ने जो है अपनी प्राइसेस जो है डव, पियर्स और लिटल सोप की जो है वो 2 से 3 रुपए जो है प्रति 100 ग्राम में बढ़ोतरी कर दी है। तर्क ये दिया जा रहा है कि राइजिंग जो है पाम ऑयल क्राइसिस और केमिकल इनपुट कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आपने क्योंकि ये बताया इसलिए मैं बता दूं कि एसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो 3 से 5% तक महंगे हो सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने जो है ये सरकार से कहा है और सरकार इस प्रपोजल पर अभी सोच विचार कर रही है कि हो सकता है ये इंक्रीज जो है वो टेम्पररी हो, जब स्थिति सामान्य हो जाए तो उसे रोल बैक भी कर दिया जाए, दवाइयों के मामले में स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ। लेकिन अभी सरकार इस पर जो है विचार कर रही है। एपीआई मैंने जो कहा, जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, ये बाहर से आ रहे हैं और इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, कुछ सामान कहीं फंस गया है, और ये जो है ना आपकी दवाइयों पर भी जो है अब यूएस ईरान वॉर का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा मैडम वाइट गुड्स यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं, जैसे कि आप समझिए कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पंखे, एलईडी सब के दाम बढ़ रहे हैं मैडम। 10 से 15% का इजाफा हो गया। कपड़ा, पेंट, इसको कहा जा रहा है कि जो है इस साल जो है दाम 5% तक बढ़ सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात ये मैं देख पा रहा हूँ मैडम, जो मार्केट्स में भी मैंने देखा कि बात आ रही है कि अब सेकंड लेवल ऑफ टॉक जो है वो स्टार्ट हो सकता है किसके बीच में? अमेरिका और ईरान के बीच में। अब देखना होगा वो कितना फ्रूटफुल होता है, अच्छे पॉइंट पर, नोट पर, पॉजिटिव नोट पर वो अगर ख़त्म होता है तो बहुत बेहतर है। लेकिन इसी बीच दूसरी सबसे अच्छी खबर ये आ रही है मैम कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील वाला जो चैप्टर क्लोज हो गया था उसको लेकर भी ताज़ा अपडेट ये आ रहा है कि 20 से 22 अप्रैल के बीच में इंडियन डेलीगेशन जो है वो अमेरिका जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये दो अगर पॉजिटिव खबर आते हैं तो बाजार में इसका जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव असर देखने को मिले। कुछ ऐड करना चाहेंगे? आईएमएफ ने भी कहा है भाई कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कंपेयर टू अदर मार्केट्स उन्हें ज़्यादा भरोसा है। जीडीपी अनुमान जो है आईएमएफ इकलौती है जो भारत का बढ़ा रही है। ग्लोबली सब जगह कह रही है कि भाई 3 से 4% का हम एक ड्रॉप और डिक्लाइन देख सकते हैं, पर इंडिया में उसने कहा है कि 6.4 से बढ़ा करके इस साल के लिए 6.5 का ग्रोथ का आउटलुक आईएमएफ दे रही है। तो कुछ खबरें भी छन छन कर आ रही हैं। अब इन अच्छी खबरों का इम्पैक्ट हम उम्मीद करते हैं कि जो हम कुछ लेकर आए इसके कुछ समय के बाद ये बातचीत हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो कुछ अच्छी खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। भारतीयों का देखिए सोने के प्रति जो प्रेम है वो जग जाहिर है, लेकिन अब ये प्यार जो है गहनों से निकलकर जो है डिजिटल निवेश की तरफ मुड़ गया मैडम। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही यानी क्वार्टर 1 में जो है गोल्ड ETF
में जो है निवेश के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए और पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले देखें तो इस साल जो है करीब 6 गुना ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आया है। तो क्या मैडम अब भारतीय निवेशक जो है सोने को अलमारी या बैंक लॉकर में रखने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन में रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? और ये चूंकि पूरा मामला गोल्ड ETF से है, एम्फी का डेटा जो है आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाता, उसको भी हम जो है, आप चूंकि बॉम्बे में थी, हम लोग डिकोड करवा नहीं पाए थे, तो ओवर टू यू, पूरे मामले को समझाइए, व्हाट इज दिस मैम? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये है भारतीयों का नया प्यार जो कि हमें एम्फी के मंथली इनफ्लोज के डेटा में नजर आ रहा है। जनवरी का महीना तो बहुत शानदार रहा था जब गोल्ड हाइज बना रहा था, तो लोगों ने जो ताबड़तोड़ निवेश गोल्ड ETF में किया। पर अभी ताज़ा आंकड़ा ये जो Q1 2026 का रहा है, यानी जैन फेब मार्च का, इसको देखिए क्या निवेश किया है लोगों ने। 31,561 करोड़ का निवेश जो है गोल्ड ETF में आया है, 6 गुना ज्यादा। AUM एक्सप्लोड कर गया है। क्या AUM जो है इसमें 3 गुने की ग्रोथ हम अब देख रहे हैं। और इसको मैं कंपेयर कर रही थी मार्च 2021 से, तो मार्च 2021 में गोल्ड ETF का जो AUM था, यानी जितना निवेश इनके पास, जितना इन्वेस्टर्स का पैसा जमा था, वो था 14,122 करोड़। और जब हम बात करें मार्च 2026 में, तो 1.7 लाख करोड़ का ये AUM हो गया है। 5 साल में 12 गुना जो है इसमें हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। CAGR 64.76% है। गोल्ड ETF ने लगातार, अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें बन रहा है, लोग भी अब समझ रहे हैं कि भाई ये जो है, और अभी गोल्ड ETF में जो इसकी बैकिंग होती है उसमें भी रियल वो डोमेस्टिक मार्केट से इसे लिंक कर दिया गया है, तो इन्वेस्टर का भरोसा और बढ़ गया है। गोल्ड ने जो शानदार प्रदर्शन हमें दिसंबर जनवरी में दिखाया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि उसके बाद देखिए हमने मार्च में क्या देखा कि मार्च में ना थोड़ी सी लोगों ने गोल्ड में निवेश जो है कुछ वो 2,220 करोड़ के आसपास, केवल अगर मैं मार्च का महीना उठाऊं, 3 महीने उठा रहे हैं तो पूरा 3 महीने का तो 31,000 से ज्यादा का निवेश आया, 31,000 करोड़ से ज्यादा का। मार्च में लोगों ने बड़ी समझदारी से वहां से कुछ पैसा निकाल करके इक्विटी में डाला, क्योंकि इक्विटी में हमने जबरदस्त जो हमने वॉलेटिलिटी और ड्रॉ डाउन देखा मार्च के महीने में, और मार्च का महीना वो भी रहा जब गोल्ड में भी हमने दबाव देखा, तो हमने गोल्ड ETF में कम पैसा आते हुए देखा, इक्विटी में ज्यादा पैसा जाते हुए देखा। लेकिन अब लोग ना ये समझ रहे हैं कि देखिए गोल्ड उनके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। इक्विटी की अनिश्चितता में गोल्ड जो है, जब इक्विटी में हम दबाव देखते हैं तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को वो बैलेंस करता है, बैलेंस करने का काम करता है, जिसे कहते हैं हेज करता है, और वही उस वजह से अब गोल्ड लोगों को पसंद आ रहा है। अब हम सब जो है ना, हमें कन्वीनियंस बहुत पसंद है। घर में सामान 5 मिनट में आ जाएगा, घर में खाना 5 मिनट में आ जाएगा। अब तो घर में काम करने वाले लोग भी आप जो है इन तमाम ऐप से 5 मिनट में 15 मिनट में रील बहुत वायरल हो रही थी कि 15 से 20 मिनट या विद इन हाफ एन आवर अगर आपको अगर हाउसमेट चाहिए तो वो आ जाएगी, अवेलेबिलिटी उसकी भी तय हो गई। तो अब आप गोल्ड को कहाँ लॉकर में रखने चाहेंगे, कहाँ घर में रखेंगे, उसकी चोरी का डर, ज्वेलरी खरीदेंगे तो मेकिंग चार्ज का डर, इन सब से छुट्टी दिला देता है ETF। ना कोई मेकिंग चार्ज, ना उसे रखने का डर, और गोल्ड की प्राइस अप्रिसिएशन का उसमें आपको फायदा मिलता रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में हेज करता रहेगा और आपको जो है रिटर्न देता रहेगा। और यही गोल्ड ETF का जो कन्वीनियंस है, जो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। आज से मैं 5 साल का डेटा दिखा रही थी, पर आज से 1 साल पहले भी अगर हम बात करते थे तो गोल्ड ETF के बारे में हमें समझाना पड़ता था कि क्या है, क्यों करें। और अब रिटेल इन्वेस्टर्स आगे आके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा रिटर्न भी दिया गोल्ड ETF ने। माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। इसी में आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो राधिका गुप्ता मैडम की बात जो याद आती थी, वो कह रही थी, एडलवाइस की जो CEO हैं, वो कहती है कि एक समय जब हम लोगों ने फंड लॉन्च किया था गोल्ड ETF का, लोग आते नहीं थे। गोल्ड या सिल्वर ETF की कहानी जो मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा था, अब हालात ऐसे हैं कि देखिए भर भर के लोग जो है वो पैसा लगा रहे हैं। और इसी कहानी को एक और डेटा के साथ आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए गोल्ड ETF में सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ा है मैडम, बल्कि निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। मार्च 2025 में फोलियो यानी इन्वेस्टर अकाउंट की संख्या मैम 69.69 लाख थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 1.24 करोड़ हो गए। यानी एक साल में 54.28 लाख नए खाते जुड़े। मैम इस डेटा को कैसे समझें, क्या कह रहे हैं ये डेटा?
डेटा यही कह रहे हैं कि भाई गोल्ड में निवेश करना है, आसानी से निवेश करना है, तो ये एक तरीका हो सकता है। और एक और इसमें आसानी ये भी होती है ना कि कई जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको इसमें SIP करने का भी ऑप्शन दे देते हैं ETF में, और एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है गोल्ड, सामने सामने आप उसको आप ट्रैक कर सकते हो बहुत इजीली। अब तो कह दिया कि भाई आपको लंदन लंदन बेंचमार्क जो है हम मेटल एक्सचेंज से कोई जुड़ाव नहीं है, सीधा सीधा भारत के डोमेस्टिक प्राइसेस से अब इसको जो है देखा जाएगा। और ऐसे में अगर गोल्ड और सिल्वर इन दोनों की इंपॉर्टेंस लोग समझ रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये बहुत हेल्दी ट्रेंड है। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी भर भर के खरीदने में कोई सेंस नहीं बनता है। अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ उनके पास गोल्ड ETF भी होना चाहिए, और यही हमें नजर आ रहा है। ये बताता है कि कैसे डिमांड इतनी है और सप्लाई साइड में प्रोडक्ट्स कितने कम हैं। गोल्ड ETF इसलिए भी पसंद किया जा रहा है, एक तो गोल्ड की कीमत, दूसरी हम नहीं भूल सकते हैं कि जो सरकार की स्कीम्ड थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फेलियर रही। फेलियर मैं कह रही हूँ, मेरा फेवरेट और मेरे पोर्टफोलियो में है। फेलियर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो थॉट आउट प्रोसेस से नहीं लाया गया था, सरकार को बाद में घाटा होने लगा, सरकार ने उसे बंद कर दिया। और मुझे लगता है कि ये एक फेल्ड प्रॉमिस है सरकार का। आपने SGB बंद करके जो लोग उसमें निवेश में, टैक्सेशन के भी रूल्स भी आपने बदले थोड़े समय के बाद, तो वो जो SGB का लॉस है वो ETF का फायदा हो गया। SGB नहीं है। अब निवेश करने के लिए अगर आप ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए निवेश करना चाहते हैं, आप ऐसा सोना खरीदना चाहते हैं जिसे रखने की कोई झंझट नहीं है, कोई आपको लॉकर नहीं बुक करना है, घर में रखा है तो चोरी का कोई डर नहीं, तो क्या बचा आपके पास? ले देकर पूरे भारत में अगर आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ETF ही बचते हैं ना। या फिर वो जो प्लेटफॉर्म में डिजिटल गोल्ड आपको बेचा जाता है, उस पर कितना भरोसा करें, ये भी एक सवाल है। वहां पर लोग कर रहे हैं, पर उसको अभी तक उसके रेगुलेशंस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जितने सारे मतलब क्योंकि कुछ और नहीं है, और गोल्ड ETF को इसका फायदा मिल रहा है। चलिए अब एक और डेटा है मैडम, इन गोल्ड ETFs ने जो है बड़ा शानदार रिटर्न दिया। देखिए बैंक पर अगर पैसा रखते 6%, 7%, सीनियर सिटीजन 8% मिल जाता है, लेकिन देखिए SBI गोल्ड ETF ने एक साल में जो है कितना 64% का रिटर्न दिया। 3 साल में 141%, UTI गोल्ड ने 61 एक साल में, 142% 3 साल में, बिरला सन लाइफ गोल्ड 57 एक साल में, 140% 3 साल में, निपॉन गोल्ड ETF 57% एक साल में, 139% जो है बीते 3 साल में, और ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF ने भी कमाल किया, 55% एक साल में आपका पैसा कर दिया दोगुना, और 145% जो है रिटर्न दिया है 3 साल में। मैडम जाते जाते एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहेंगे। सुबह ही आपने पूरे जो न्यूज़ रूम में आदेश दिया कि कॉपर की कीमतें जो हैं बड़ी तेजी से भाग रही हैं, कॉपर पर भी एक स्टोरी कर लेना चाहिए मैडम। कॉपर की भी कीमतें जो हैं वो भी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? देखिए ये जो है ना, ये कमोडिटी में एक रैली वाला हम मूड देख रहे हैं, और वही नजर आ रहा है कि कॉपर भी जो है वो अपना तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कॉपर की यूजेज जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। AI का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वहाँ कॉपर का इस्तेमाल होने वाला है, और ऐसे में कॉपर में हम ये तेज़ी देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है और भी मेटल्स में इस तरह की तेज़ी आते हुए हम देखेंगे विशाल। अभी तो फिलहाल लोगों का फोकस शायद सिर्फ गोल्ड में, क्योंकि ऑल्सो अब देखिए वही जो मैं कह रही थी कि इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन क्या है, कॉपर में आपके पास क्या है? इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है ना, रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं है। जो ट्रेड करता है वो MCX में जा करके और वहां से खरीदता है, रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं है, तो वो पॉपुलर नहीं है। पर कॉपर की रेट्स में हम तेजी देख रहे हैं, बट इट कांट बी एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, या गोल्ड छोड़ के लोग कॉपर में इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, एवेन्यूज नहीं है वहां पे निवेश करने का, और यही फायदा ETF को मिल रहा है। अब देखिए मैं ये सोच रही हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है, इस साल देखिएगा कोई ना कोई कंपनी इस साल या अगले साल तक कॉपर के ETF भी बाजार में आने शुरू हो जाएंगे, और बहुत जल्दी कोई कंपनी का ऐड हम देखने वाले हैं कि हम ला रहे हैं देश का पहला कॉपर ETF। चलिए मैडम, और इसी बात से आपको जोड़ दें कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब की अगर भविष्यवाणी को भी देख लें मैडम, तो वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनका जो टारगेट है सिल्वर पर है $200 के आसपास का, और तो देखिए वो भी जल्द आता हुआ दिख सकता है। यार मुझे लग रहा है मैडम कि अब ये जो दौर है ये फिर से अब इन लोगों का मेटल्स का, कमोडिटीज़ का स्टार्ट होने वाला है। जैसे जो वॉर ईज ऑफ होगी, जैसा कि पॉजिटिविटी नजर आ रही है, क्योंकि बाजार भी देखिए 22,200 का जो बॉटम बना लिया, अब जो है 23,000 24,000 के आसपास है, तो लोगों को लग रहा है कि अब सब कुछ जो है गुड हो सकता है। तो नियर टर्म में देखिए सब कुछ लगता है कि पर जब तक टैको फैक्टर है, ट्रम्प कैन
चिकन आउट एनी टाइम, तब तक जब तक टैको फैक्टर कंट्रोल नहीं होता, और वो कभी हो भी नहीं सकता, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, तो इसीलिए हम आश्वस्त तो नहीं हो सकते हैं। चलिए प्रियंका मैडम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।